वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि फिजिक्स में जितने भी फार्मूले होते हैं उनका डेरिवेशन हम सरल तरीके से कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक रिंग है, कोई एक रिंग है जिसको आवेशित करने के लिए प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है और प्लस क्यू चार्ज जो है रिंग के सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। और हमें ज्ञात करना है कि इस आवेशित रिंग के कारण कोई बिंदु P है जो रिंग के केंद्र से x दूरी पर स्थित है, ये मान लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा रिंग है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित है, बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक खंड जो है, छोटा सा टुकड़ा, ये हो गया हमारा डार्क दिखाए हैं और उस पर डेल्टा क्यू चार्ज है। जब हम इस रिंग को आवेशित किए थे प्लस क्यू चार्ज देके, तो वो प्लस क्यू चार्ज पूरे रिंग में एक समान रूप से फैल गया था। तो इस टुकड़े में मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू आवेश होगा। तो इस डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी डेल्टा E और दिशा होगी ये, दिशा ये हो जाएगी, ठीक। इसके बाद हम दोबारा मान लेंगे कि हमारा कोई एक अल्पांश यहाँ पर स्थित है, ये अल्पांश हमारा दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तो ये दूसरा टुकड़ा ये हो गया और इस पर भी हमारा डेल्टा क्यू आवेश, इस पर भी डेल्टा क्यू आवेश ही होगा इस खंड पे। तो अगर हम यहाँ से इस खंड से बिंदु P को मिलाएं तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो इस डेल्टा क्यू के द्वारा बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी डेल्टा E ही होगी, क्योंकि डेल्टा क्यू है और डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी डेल्टा E ही होगी और दिशा ये हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग अगर हम खंड लें, अलग अलग टुकड़े लें, तो उनके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु P पर, उसकी दिशा अलग अलग होती है, अलग अलग। देखिए इस खंड के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो, इसकी दिशा ये हो गई और इस खंड के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसकी दिशा ये हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग खंड लेने पर हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दिशा अलग अलग हो जाती है उसकी। तो इसके लिए हम परिणामी नहीं निकाल सकते हैं। तो परिणामी निकालने के लिए, तो हम इसका परिणामी निकालने के लिए जो हमारा डेल्टा E आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो उसका हम दो घटकों में उसको बांट लेंगे। एक तो होगा क्षैतिज घटक, दूसरा होगा ऊर्ध्व घटक। तो क्षैतिज घटक होगा वो हमारा E sin cos थीटा होगा और ऊर्ध्व घटक होगा वो हमारा डेल्टा E sin थीटा होगा। तो मान लेते हैं इस खंड के द्वारा जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी इसकी दिशा ये है, तो इसका जो क्षैतिज घटक है ये डेल्टा E cos थीटा हो जाएगा और इसका ऊर्ध्व घटक होगा डेल्टा E sin थीटा। और इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, तो इस डेल्टा E की जो क्षैतिज घटक होगा वो डेल्टा E cos थीटा हो जाएगा। इसके द्वारा भी डेल्टा E cos थीटा हो जाएगा ये, और इसका क्षैतिज जो हमारा वो होगा ऊर्ध्व घटक वो हो जाएगा डेल्टा E sin थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग खंडों के लिए जो विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो क्षैतिज घटक होगा डेल्टा E cos थीटा एक ही दिशा में होगा। देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, और जो हमारा ऊर्ध्व घटक होगा वो अलग अलग दिशाओं में होगा लेकिन बराबर है। देखिए यहाँ भी बराबर है, डेल्टा E, ये भी डेल्टा E sin थीटा और ये भी डेल्टा E sin थीटा है। तो देखिए बराबर है और दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा क्षैतिज घटक आया था वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हम परीक्षा में किस तरीके से लिखें कि हमें अधिक से अधिक अंक मिले। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ हमने ऊपर माना था चित्र में वो सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि A त्रिज्या के किसी वृत्ताकार वलय, देखिए जो हमारा रिंग है, वलय है, उसका त्रिज्या A माने थे। तो माना कि A त्रिज्या के किसी वृत्ताकार वलय को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेशित वलय द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में तथा वलय, जिसको हम इंग्लिश में रिंग बोलते हैं, के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए हमने माना था
कि वलय के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इस हेतु आवेशित वलय को अति सूक्ष्म अल्पांशों में विभक्त कर लेते हैं तथा किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो डेल्टा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियो में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका डेरिवेशन कराया था, उसी से ये डेल्टा E का मान आया है। डेल्टा E का मान देखिए कैसे आया, बिंदु आवेश होता है उसका मान बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ डेल्टा Q है, डेल्टा Q जो एक आवेश है बहुत ही कम आवेश है, बहुत कम मान है ये डेल्टा Q आवेश। तो इसको हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, डेल्टा Q को बिंदु आवेश मान सकते हैं यहाँ पर। तो बिंदु आवेश डेल्टा Q के कारण पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो डेल्टा E होगी, मतलब बहुत ही कम होगी, इसलिए डेल्टा E रखा है। और पूरे रिंग के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, जो हमारा अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो हो गया डेल्टा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर, जहाँ पर डेल्टा E के निम्नलिखित दो घटक होंगे जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा। क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा होगा और ऊर्ध्व घटक होगा डेल्टा E sin थीटा। और इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अन्य अल्पांश जो होंगे उनके कारण भी वैद्युत क्षेत्र एवं उनके घटक होंगे, परंतु सभी ऊर्ध्व घटक परस्पर निरस्त हो जाएंगे। ऊर्ध्व घटक जो थे एक दूसरे के बराबर थे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। परंतु सभी अल्पांशों के जो क्षैतिज घटक हैं, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होंगे, इस कारण क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। अतः आवेशित वलय के केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा डेल्टा E cos थीटा। ये जो हमारा सभी अल्पांशों के कारण जो हमारा क्षैतिज घटक था वो जुड़ रहा था, क्षैतिज घटक आपस में सब जुड़ रहे थे, इसलिए सिग्मा किया गया है, सिग्मा डेल्टा E cos थीटा। जितने भी क्षैतिज घटक थे सभी अल्पांशों के कारण जो क्षैतिज घटक आए थे वो डेल्टा E cos थीटा ही आए थे और आपस में जुड़ रहे थे, उनकी दिशा एक ही थी इसलिए जुड़ रहे थे, इसलिए हम यहाँ सिग्मा किए हैं। ठीक है, तो E बराबर सिग्मा डेल्टा E cos थीटा। तो यहाँ पर हम डेल्टा E की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ हम समकोण त्रिभुज से देख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो देख लीजिए cos थीटा बराबर आधार हो गया x और बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपान r। तो यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे x अपान r। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा E बराबर सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर इंटू x अपान r। ठीक है, देखिए इसका x का गुणा डेल्टा Q में हो जाएगा और R स्क्वायर का गुणा R में कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डेल्टा Q अपान R क्यूब, R स्क्वायर और R क्यूब का गुणा हुआ तो R स्क्वायर और R का गुणा हुआ तो R क्यूब आ गया इंटू x। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं डेल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के x अपान R क्यूब, इसको हम सिग्मा से बाहर निकालें क्योंकि ये कांस्टेंट है। देखिए यदि हम कोई बिंदु मानते हैं तो जो बिंदु मानते हैं उसकी दूरी निश्चित हो जाती है x, उसकी दूरी निश्चित हो जाती है x, और उस अल्पांश से जिस अल्पांश से हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसकी दूरी भी r जो होती है वो भी एक निश्चित हो जाती है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये तो हम पहले से जानते हैं कि ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, तो इसलिए हम सिग्मा से इसको बाहर कर लिए। तो हम सिर्फ डेल्टा Q बराबर Q, क्योंकि हम जो डेल्टा Q होगा, डेल्टा Q का जो योग होगा पूरा, डेल्टा Q को अगर हम जोड़ेंगे पूरे रिंग में डेल्टा Q को जोड़ेंगे तो हम डेल्टा Q को अगर पूरे रिंग में जोड़ेंगे तो हमारा Q ही तो आया, क्योंकि हम पूरे रिंग को Q आवेश दिए थे, सिर्फ Q आवेश दिए थे, इसलिए डेल्टा Q का जो योग होगा पूरा वो होगा Q, क्योंकि हम रिंग को Q आवेश ही दिए थे। फिर हमारा फार्मूला आएगा आगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
क्यू एक्स अपान आर क्यूब, ठीक है। परंतु हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारा आर स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो वही यहाँ पर हम दिखाए हैं। तो हम जानते हैं कि आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट का मतलब आप जानते हैं कि अगर अंडर रूट होता है तो उसका मतलब पावर हाफ होती है, आधी होती है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ, 1/2, ठीक है। अतः आर का मान रखने पर जो आर की वैल्यू आई है हमारी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, जो आर का मान रख देंगे हम इस फार्मूले में, यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 के क्यू एक्स अपान आर क्यूब। यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मान रखे, अतः आर का मान रखने पर E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू एक्स आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3, क्योंकि आर क्यूब था हमारा, आर क्यूब था इसलिए होल पावर 3 आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 जो है होल पावर है, तो जो 3 है इसका गुणा हो जाएगा 1/2 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। तो फाइनल फार्मूला हमारा निकल के आया है E बराबर 1/4πε0 के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हमारा समीकरण मान लेते हैं पहला, ठीक है। तो ये हमारा मेन फार्मूला निकला है और इसी फार्मूले के सापेक्ष हम कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। 3 केस होंगे इसके। तो पहला केस है, केस फर्स्ट है, यदि बिंदु P आवेशित वलय के केंद्र पर स्थित हो। आप चित्र से देख लीजिए, यदि बिंदु P, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P है, आवेशित वलय, आवेशित रिंग के केंद्र O पर स्थित हो जाएगा। तो देख लीजिए अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये जो दूरी है x की दूरी है वो हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही x बराबर 0 हम यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देख लीजिए, तो ऐसी दशा में x बराबर 0 होगा, अतः आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख लीजिए हमारा जो मेन फार्मूला है इसमें यदि हम x की जो वैल्यू है x बराबर 0 कर दें, देख लीजिए यहाँ पर E केंद्र इसलिए लिखा क्योंकि ये जो पॉइंट हमारा P होगा वो केंद्र पर बोल रहा है। यदि आवेशित बिंदु P आवेशित वलय के केंद्र पर स्थित हो, इसलिए जो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, किसी भी आवेशित वलय के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका फार्मूला हम आगे देखने जा रहे हैं। तो E केंद्र बराबर 1/4πε0 के Q इंटू एक्स होता है, Q इंटू एक्स। तो x की वैल्यू 0 रख दिए, x की वैल्यू 0 रख दिया और नीचे था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स का मान हमने 0 रख दिया और होल पावर 3/2। तो आप देख सकते हैं क्यू एक्स की वैल्यू 0, तो किसी संख्या में यदि हम 0 से गुणा या भाग करते हैं तो उसका जो मान होता है पूरा 0 आ जाता है। तो देख लीजिए अगर क्यू का गुणा हम 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर इसका गुणा हर का गुणा हम 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी गुणा हो रहा है 0 से तो इसका भी मान 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो किसी भी आवेशित वलय के कारण, किसी भी आवेशित वलय के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। तो E केंद्र बराबर 0। तो स्पष्ट है कि आवेशित वलय के केंद्र पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड केस आता है, यदि P, जो बिंदु P है, आवेशित वलय से अत्यधिक बहुत दूरी पर हो। देख लीजिए यदि जो हमारा पॉइंट P है आवेशित वलय से अत्यधिक बहुत ही दूरी पर हो, मान लेते हैं ये हमारा आवेशित वलय है और ये बिंदु P है। अगर ये बिंदु P इस आवेशित वलय से बहुत अधिक दूरी पर हो जाएगा, बहुत ही अधिक दूरी पर हो जाएगा, तो देख लेते हैं हम क्या होगा। तो देख लेते हैं, तो ऐसी दशा में जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो बिंदु P की दूरी है वलय के केंद्र से, वलय के केंद्र से बिंदु की दूरी जो x है, देख लीजिए यदि वलय के केंद्र से बिंदु P की जो दूरी है वो x है और जो हमारा वलय होगा, रिंग होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी वो तो निश्चित रहेगी, वो तो घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो यही कह रहा कि एक्स स्क्वायर की अपेक्षा ए स्क्वायर का मान बहुत ही कम हो जाएगा। यदि हम ये बहुत दूरी कर दें, एक्स जो बिंदु P है इसको हम बहुत दूर शिफ्ट कर दें, बहुत ही दूर पर, तो जो एक्स स्क्वायर का मान होगा बहुत ज़्यादा होगा ए स्क्वायर से।
ए स्क्वायर तो निश्चित रहेगा, ये तो बढ़ेगा नहीं। रिंग जितना बड़ा होगा उसकी त्रिज्या उतनी होगी, वो तो निश्चित हो जाएगी। तो वही है। तो ऐसी दशा में एक्स स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए नगण्य का मतलब 0 हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 होता है। तो देखिए अगर हम ए स्क्वायर का मान यहाँ फार्मूले से आप देख लीजिए, फार्मूले से देख लीजिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। यदि हम ए का मान ए बराबर 0 कर दें, देखिए ए जो है वलय की त्रिज्या है, वो निश्चित है। यदि और एक्स स्क्वायर बहुत ही ज्यादा है तो इसकी तुलना में ए का मान बहुत ही कम होगा, मतलब नगण्य होगा, 0 मान लेते हैं। तो ए बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देख लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स एक्स की पावर 2 × 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मेन फार्मूला आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक्स क्यूब में से एक पावर और एक्स कट जाएगा, तो ये हो मेन फार्मूला आ जाएगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान एक्स स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। अब तीसरा केस आता है हमारा, केस थर्ड, वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र के अधिकतम तीव्रता की स्थिति। इसका मतलब रिंग का जो अक्ष होगा, यदि रिंग के अक्ष पर हम कहां पर कितनी दूरी पर, रिंग के अक्ष पर हम कितनी दूरी पर पॉइंट पी को माने कि वहां पर सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा हो, अधिकतम हो, तो उसी के बारे में ये केस है। ठीक है, तो वलय के अक्ष पर जिस स्थान पर dE/dx, इसका मतलब है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें और dE/dx का मान 0 होगा, मतलब यदि हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका अवकलन x के सापेक्ष करें और उसका मान 0 आ जाए, तो उस स्थान पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अधिकतम होगी, E max होगी। E max हेतु dE/dx बराबर 0, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम dx के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करें तो उसका मान 0 आना चाहिए। अतः E max हेतु dE/dx बराबर 0 होना चाहिए। तो dE/dx बराबर 0, देखिए E का x के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, तो d होगा, d/dx लिख लिया, जो E की वैल्यू है वो रख दिए हम, E की जो वैल्यू है वो रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर Q जो आवेश है, रिंग को जो हम आवेश देंगे वो तो निश्चित होगा, जितना आवेश देंगे हमें पता होगा, निश्चित होगा। और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये भी एक नियतांक ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये भी एक नियतांक होता है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के को हम अवकलन से बाहर निकाल लिए इनटू में, क्योंकि नियतांक का जो अवकलन करते नहीं हम लोग, इसलिए dE/dx बराबर बचा हमारा, Q तो निकाल लिए इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी निकालिए, तो यहाँ बचा हमारा x/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 × 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अपान Q। तो देखिए ये 0 से गुणा कर रहा है और भाग भी कर रहा है, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और यहाँ पर देख लेंगे x, यदि हम इसको, ये जो नीचे है हर वाला, इसको अगर हम अंश के रूप में लाएंगे ऊपर, तो ये जो पावर होगी वो माइनस में आती है, पावर माइनस में आती है, ये घातांक नियम से x × a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -3/2 हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए इसमें दो वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए, एक तो x होगा और एक दूसरा हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -3/2। इसमें दो वेरिएबल हो गए, तो दो वेरिएबल अगर गुणा के रूप में होते हैं, एक दूसरे से गुणा करते हैं, तो उनका जो हम अवकलन करते हैं वो करते हैं प्रथम गुणे द्वितीय के रूप में मान के। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन d/dx, सेकेंड हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -3/2 है। तो x प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, ये अवकलन लिखा d/dx x के सापेक्ष
प्लस द्वितीय गुणे पहले का अवकलन, तो द्वितीय गुणे पहले का अवकलन, तो द्वितीय ये हो, सेकंड ये हो गया, और गुणे पहले का अवकलन x का अवकलन dy dx और x के सापेक्ष अवकलन होगा, ठीक है, बराबर 0 ये हो गया। फिर x तो हमारा इसका अवकलन करना नहीं, सीधे सीधे लिख लिया, और इसका अवकलन करेंगे हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2। तो देखिए हमारा एक फार्मूला होता है अवकलन करने का, यदि किसी x की पावर n है, x की पावर n है, यदि हम किसी भी, अरे पेन नहीं चल, यदि x की पावर n है, x की पावर n लिखा है, तो इसका अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, मतलब जो पावर होती है उसमें एक पहले पावर लिखते हैं, फिर गुणा, फिर जो x की पावर में एक घटा देते हैं वो लिख देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2 है, तो जो पावर है n उसको हमने सबसे पहले लिखा और पावर में एक घटा देंगे तो माइनस 5/2 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 5/2 इंटू 2x, और इसको हम x मान लेंगे, तो इसका फिर अवकलन करेंगे इंटू में, तो a का x a तो हमारा कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पावर आगे आ गई 2, और x 2 में से एक घटाएंगे तो x पावर 1 ही बची, तो ये हो गया हमारा 3-3/2 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 5/2, और यहाँ इंटू 2x हो गया। फिर प्लस ये तो हम सेम लिख लेंगे, इसको तो हमें अवकलन करना नहीं। x का अवकलन होता है 1 d/dx, यदि x का अवकलन हमारा 1 होता है बराबर 0। फिर यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -3 और दोनों मिला लिए x स्क्वायर, -3 और x स्क्वायर, फिर ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2, प्लस यहाँ पर यदि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, इसलिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 यही आ गया हमारा बराबर 0। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, तो देख लीजिए -3/2 में यदि हम 1 जोड़ देंगे प्लस 1 कर देंगे तो हमारा जो आएगा -5/2 ही आएगा, तो -5/2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, यहाँ -3x स्क्वायर बचा, और यहाँ पर यदि हम इसको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 5/2 और इंटू में लिखें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2। तो यहाँ पर अगर यहाँ से हम ले लेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 5/2, तो हमारा बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बराबर 0, ठीक है। यदि इसको हम इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा डिवाइड करेगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 5/2, इस साइड जो यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर आया तो डिवाइड में है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो हमारा सिर्फ बचा -3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो -3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घट जाएंगे, तो -3 में से +1 चला जाएगा, तो -2x स्क्वायर बचा प्लस a स्क्वायर बराबर 0। अब देख लीजिए, a स्क्वायर -2x स्क्वायर को इधर ले आए तो ये हो गया +2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो 2 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, या एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, एक्स का जो हम वो करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर √a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, या इसी को x बराबर प्लस माइनस, ये तो a स्क्वायर पहले से, तो ये a हो जाएगा a √2, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, x बराबर प्लस माइनस a बाई √2। देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट है कि आवेशित वलय के अक्ष पर, स्पष्ट है कि आवेशित वलय के अक्ष पर तथा वलय के केंद्र से a/√2 दूरी पर दोनों ओर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। चित्र से देख लीजिए, स्पष्ट है कि वलय की जो अक्ष है, वलय का जो अक्ष है, इस पर वलय के केंद्र से हमारा a जितना हमारा, जितना उसका वो होगा, उस रिंग का जितना हमारा त्रिज्या होगी, और a/√2 जितनी दूरी होगी, a/√2 जितनी दूरी होगी, वहीं उसी पॉइंट पर जो दोनों तरफ, इधर भी होगा और इधर भी, दोनों उसी पॉइंट पे
उतनी ही दूरी पर दोनों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और ऐसे ही डेरिवेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।